हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका तुल्य आर एस ऑनलाइन के अंदर। मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे दोस्तों, वो टॉपिक हमारा हिंदी रीड की जो कक्षाएं हमारी चल रही थी उसी के अंतर्गत आता है हमारा। तो उसी रीड का हमारा जो सिलेबस चल रहा था हिंदी भाषा का, उसमें हमारा जो एक टॉपिक दिया हुआ है दोस्तों, वो टॉपिक हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, परंतु फिर भी वो टॉपिक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उस टॉपिक की हम बात करें दोस्तों, तो टॉपिक का हमारा जो नाम रहेगा वो रहेगा उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। टॉपिक का नाम क्या रहेगा दोस्तों? उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो टॉपिक क्या रहेगा? उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का हमारा जो नाम रहेगा वो टॉपिक हमारा रहेगा उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। तो हम उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, देखिए, अगर हम इसकी इंग्लिश में बात करें दोस्तों, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, ये हमारा रहेगा दोस्तों इंग्लिश में इसका नाम। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इसका नाम रहता है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि उपलब्धि परीक्षण जो होता है, उपलब्धि जो परीक्षण है या उपलब्धि परीक्षण जो शब्द हमने ले रखा है, हम जिस उपलब्धि परीक्षण शब्द की बात कर रहे हैं वो उपलब्धि परीक्षण एक्चुअल में क्या है, या उस उपलब्धि परीक्षण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए, हम बात करते हैं एक शिक्षार्थी के लिए। किसके लिए बात करते हैं दोस्तों? एक शिक्षार्थी के लिए बात करते हैं, या हम एक बालक की बात करते हैं, या हम किसकी बात करते हैं? एक बालक की बात करते हैं। जब किसी बालक या किसी शिक्षार्थी के शिक्षण के दौरान उसने क्या कुछ सीखा है, शिक्षार्थी या बालक ने शिक्षण के दौरान, किसके दौरान दोस्तों? शिक्षण के दौरान क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ सीखा है, या कितना सीखा है, या कितना सीखा है, उसे ही उसकी उपलब्धि कहा जाता है। उसे ही उसकी क्या कहा जाता है दोस्तों? उपलब्धि कहा जाता है। शिक्षण के दौरान एक शिक्षार्थी ने या एक बालक ने कितना सीखा या क्या कुछ उसने सीखा है, इसी चीज़ को क्या कुछ सीखा है, इसी चीज़ को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसकी उपलब्धि कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? उसकी उपलब्धि कहते हैं। और इसी उपलब्धि का हम जब पता लगाते हैं, इसी उपलब्धि का जब हमें पता लगाते हैं, देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के बारे में। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक शिक्षार्थी या एक बालक जो है उसने शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, या हमारी अधिगम प्रक्रिया जो थी, हम जब उसको सिखा रहे थे तो हमने जो कुछ उसको सिखाया, यानी उसने शिक्षण के दौरान, हमारे शिक्षण के दौरान उसने जो कुछ भी सीखा या क्या उसने सीखा, क्या उसने सीखा, वो रही उसकी क्या दोस्तों? उपलब्धि रही। वो उसकी क्या रही? उपलब्धि रही। और इसी उपलब्धि का पता लगाने के लिए हम जिन परीक्षणों का प्रयोग करते हैं, या हम जिन इस उपलब्धि का हम पता लगाने के लिए हम जिन परीक्षणों को बनाते हैं, तो इस उपलब्धि का पता लगाने के लिए या पता लगाने के लिए हम जिन परीक्षणों को बनाते हैं, हम जिन परीक्षणों का निर्माण करते हैं दोस्तों, जिन परीक्षणों का हम निर्माण करते हैं, तो इस निर्माण करने की प्रक्रिया जो है, यानी इस उपलब्धि को पता लगाने के लिए या इस उपलब्धि का पता करने के लिए हम जिस परीक्षण का प्रयोग करते हैं या जिन परीक्षणों का हम निर्माण करते हैं, तो इसी चीज़ को एक शब्द के नाम से जाना जाता है। और वो शब्द क्या कहलाता है दोस्तों? उपलब्धि परीक्षण। वो शब्द क्या कहलाता है? उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। तो बात करते हैं दोस्तों उपलब्धि परीक्षण की, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि एक छात्र जो होता है वो विभिन्न विषय जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के उसके जो विभिन्न प्रकार के विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उसने ज्ञान प्राप्त किया है अथवा किसी प्रकार का अधिगम प्राप्त किया है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान
या अधिगम प्राप्त किया, अधिगम प्राप्त करना, अधिगम प्राप्त करना। और ये विषय वस्तु का ज्ञान या ये अधिगम जो उसका प्राप्त करना है, ये किस सीमा तक हुआ, ये किस सीमा तक हुआ, यानी एक इसकी सीमा होती है, एक इसकी लिमिटेशन होती है। वो सीमा जो है उस सीमा तक उसने वो ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं किया है। अब इस सीमा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम इस सीमा को क्या करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं कि ये जो सीमा है ये सीमा उसकी कितनी हुई है, यानी ये सीमा कहाँ तक है उसकी, उसने वो ज्ञान किस हद तक प्राप्त कर लिया है, किस सीमा तक उसने प्राप्त कर लिया है। तो इस सीमा को ज्ञात करने के लिए हम उपयोग में जो कोई भी सामग्री लेते हैं या हम जिन तकनीक का हम प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार का हम परीक्षण करते हैं, उसी का निर्माण करना उपलब्धि परीक्षण कहलाता है दोस्तों। यानी इस सीमा को, किसी विषय वस्तु का ज्ञान या हमारे द्वारा प्रदान किया गया अधिगम जो है वो उसने किस सीमा तक प्राप्त किया है, उसको ज्ञात करने के लिए हम जिन परीक्षणों का निर्माण करते हैं दोस्तों, वही परीक्षण हमारे क्या कहलाते हैं, उपलब्धि परीक्षण कहलाते हैं। तो ये तो रही दोस्तों उपलब्धि परीक्षण के बारे में कि उपलब्धि परीक्षण एक्चुअल में होता क्या है। अब कुछ विद्वान हैं दोस्तों जिन्होंने इसकी अलग अलग परिभाषाएं भी दे रखी हैं, कुछ विद्वान हैं जिन्होंने इसके बारे में अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं। तो सबसे पहले हम एक विद्वान का नाम लेते हैं, जो विद्वान हैं हमारे गैरीसन। क्या नाम है दोस्तों, गैरीसन। गैरीसन नामक एक विद्वान हैं। गैरीसन नामक जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि उपलब्धि परीक्षा, क्या कहते हैं कि उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है। क्या कहता है गैरीसन दोस्तों, गैरीसन कहता है कि उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है। यानी उपलब्धि परीक्षण जो होता है वो किसी बालक की वर्तमान योग्यता का या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करता है। तो हम यूँ कह सकते हैं दोस्तों कि उपलब्धि परीक्षण भी एक प्रकार का मूल्यांकन ही हुआ करता है। तो ये तो रही गैरीसन की बात। गैरीसन कहता है कि उपलब्धि परीक्षण जो होता है वो या तो वर्तमान में किसी बालक की या उसके किसी एक विषय विशिष्ट, जो कोई एक स्पेशलाइजेशन जिस सब्जेक्ट का है उस सब्जेक्ट में किसी प्रकार की उसकी जो योग्यता होती है या उसकी श्रेष्ठ उसका जो ज्ञान होता है उसका मूल्यांकन करने का एक तरीका हुआ करता है। उसी प्रकार एक और हमारे विद्वान हैं जिनका नाम है ईबेल। क्या नाम है दोस्तों, ईबेल। ईबेल नाम के एक हमारे विद्वान हैं। ईबेल कहते हैं कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है, वह अभिकल्प है जो शिक्षार्थी द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कौशल व क्षमता का मापन करता है। क्या कहता है दोस्तों, ईबेल कहता है कि उपलब्धि परीक्षण जो है वह एक अभिकल्प है जो शिक्षार्थी द्वारा, किसके द्वारा, शिक्षार्थी द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कौशल व क्षमता का मापन करता है। यानी उपलब्धि परीक्षण वह साधन है, वह अभिकल्प है, यानी एक ऐसा पत्र है जो क्या कहता है, अभिकल्प
यूँ कह सकते हैं दोस्तों कि एक मूल्यांकन का ही तरीका होता है। विकल्प एक नील पत्र के समान होता है, एक हमारा आंकलन का एक पत्र होता है जिसमें शिक्षार्थी द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कौशल व क्षमता का मापन करता है। यानी उपलब्धि परीक्षण जो होता है वास्तव में एक मूल्यांकन की प्रक्रिया ही जो होती है, जो हमें किसी बालक के ज्ञान का एक ज्ञान की सीमा बताती है कि उसने किस हद तक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तो ये तो रहा हमारा दोस्तों उपलब्धि परीक्षण शब्द जो हमने दे रखा है, उस उपलब्धि परीक्षण शब्द के बारे में। अब अपन बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण जो होता है हमारा, उसके उद्देश्य क्या रहते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्यों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? उपलब्धि परीक्षण करना है तो उपलब्धि परीक्षण के, देखिए कोई भी कार्य जो किया जाता है शिक्षण के क्षेत्र में, किसी भी प्रकार का कार्य किया जाता है वो किसी उद्देश्य को लेकर किया जाता है। तो बात कर लेते हैं उद्देश्यों के बारे में कि उपलब्धि परीक्षण का जो उद्देश्य रहेगा वो क्या रहेगा। तो देखिए उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य, उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य, उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों? क्यों उपलब्धि परीक्षण किया जाना चाहिए? यानी हम बालक को अध्यापन करवाते हैं, हम किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, उपलब्धि परीक्षण करते हैं हम, तो उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या रहते हैं, क्यों उपलब्धि परीक्षण किया जाए? तो सबसे पहली बात तो उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या रहता है। नंबर 1 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नंबर 1 हमारा जो रहता है वो ये रहता है कि कोई जो शिक्षण होता है उसको उद्देश्यपरक बनाना। यानी कोई भी शिक्षण जो है उसमें किसी प्रकार का उद्देश्य रहना जरूरी होता है। अगर किसी शिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं है तो वहाँ किसी भी प्रकार का बालक के लिए वो जरूरी नहीं है। तो शिक्षण को भी उद्देश्यपरक बनाना इसका उद्देश्य रहता है। पहला हमारा जो इसका उद्देश्य रहेगा वो रहेगा शिक्षण को उद्देश्यपरक बनाना, शिक्षण को उद्देश्य परक बनाना। यानी शिक्षण जो होता है उसको उद्देश्य परक बनाएं। शिक्षण जो है उसको किसी प्रकार के उद्देश्य में सम्मिलित किया जाए। अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा तो हमारा उपलब्धि परीक्षण का भी कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। तो शिक्षण जो होता है उसको उद्देश्य परक बनाना, यानी उसका किसी प्रकार का मोटिव होना चाहिए, किसी प्रकार का एम होना चाहिए, उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षण को भी एक बालक के लिए उद्देश्य परक बना देना उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य हुआ करता है। दूसरी बात अगर हम बात करें इसके अंदर कि इसका दूसरा उद्देश्य क्या रहेगा, तो दूसरा जो उद्देश्य रहता है शैक्षिक स्तर को बनाए रखना। किसको बनाए रखना दोस्तों? शैक्षिक स्तर को बनाए रखना। देखिए हम किसी बालक को शिक्षण करवा रहे हैं, वो क्या प्राप्त कर रहा है, क्या हमने उसको दिया, उसने कितना लिया, उसने कितना ग्रहण किया, किस हद तक उसने सीखा, उसके अगर स्तर का हमें ज्ञान नहीं है, उसके स्तर का हमें ज्ञान नहीं है दोस्तों, तो हम उसको सिखाते जाएं, वो सीखता जाएगा, परंतु हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमने उसको कितना सिखाया और उसने कितना सीखा है। तो शैक्षिक स्तर को बनाए रखना भी उपलब्धि परीक्षण जो होता है उसका एक उद्देश्य हुआ करता है। शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करना, शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करना। देखिए शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करना भी उपलब्धि परीक्षण का, शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करना। अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करना। तो मार्गदर्शन में क्या आएगा दोस्तों? मार्गदर्शन में आएगा कि जब हमें उपलब्धि परीक्षण के बारे में ज्ञान होगा, जब हमें किसी बालक के बारे में ज्ञान होगा कि बालक ने कौन से ने कितना प्राप्त किया है और कौन से ने कितना प्राप्त नहीं किया है, और किस किस बारे में हमें किस बालक को कितना और बताने की आवश्यकता है, ये जो चीज़ है वो हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? उपलब्धि परीक्षण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी उन शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए कि किसने क्या लेना है, किसने क्या प्राप्त करना है, किसका क्या रह गया है, उसके लिए भी हमें उपलब्धि परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। अधिगम की उत्तम परिस्थितियां प्रदान करना। अधिगम जो होता है, अधिगम की उत्तम परिस्थितियों का निर्माण, की उत्तम परिस्थितियों का निर्माण, अधिगम की उत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। देखिए दोस्तों उपलब्धि परीक्षण नहीं होगा, किसी बालक ने कितना प्राप्त किया, किस हद तक प्राप्त किया, उसके ज्ञान की क्या सीमा रही, उसने कितना सीख लिया है, जब तक हम उसके इस
ज्ञान को नापेंगे नहीं, उस ज्ञान का हमें अंदाज़ा नहीं होगा, माप नहीं होगा, तब तक हम अधिगम की उत्तम परिस्थितियों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्यों हो सकता है कि बालक को किसी प्रकार की समस्याएं आ रही हों, वो उसके उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। जब उपलब्धि परीक्षण हम करते हैं तो उसमें क्या क्या कमियां रही, वो जो कमियां हैं वो हमें पता लगती हैं और हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किसी प्रकार की अन्य किसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए जिससे बालक जो है ज़्यादा सीख सकता है। नंबर 5 की बात करें दोस्तों तो शिक्षण कार्य में सुधार करना। किस कार्य में? शिक्षण कार्य में सुधार करना। शिक्षण कार्य में सुधार करना। देखिए, उपलब्धि परीक्षण जो होता है, उपलब्धि परीक्षण हमें बता सकता है कि किस बालक में हमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। तो शिक्षण कार्य में सुधार जो हो सकता है वो हमारा उपलब्धि परीक्षण के द्वारा हो सकता है। तो उपलब्धि परीक्षण जो होता है उसका एक उद्देश्य और रहता है शिक्षण कार्य के अंदर सुधार करना। इसके अलावा एक बिंदु और रहता है हमारा शिक्षार्थियों का वर्गीकरण करना। शिक्षार्थियों का वर्गीकरण करना। शिक्षार्थियों का वर्गीकरण करना। देखिए दोस्तों, जब हम उपलब्धि परीक्षण करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है, हमें ये ज्ञान होता है कि एक बालक ने बहुत कुछ सीख लिया, हमारे द्वारा सिखाई गई हर बात को उसने सीख लिया। और एक बालक ऐसा भी था जिसने हमारे द्वारा सिखाई गई बात में से आधी ही बात को ग्रहण किया है, उसने उस आधी बात को प्राप्त किया है। तो उस बालक के द्वारा प्राप्त की गई वो जो आधी बात जो थी उसका क्या कारण रहा? एक बालक जो था उसने बहुत ज़्यादा हमारे द्वारा सिखाए गए हर ज्ञान को प्राप्त कर लिया। उसकी जो ज्ञान प्राप्त करने की या उसकी जो सीमा थी वो एक बालक से ज़्यादा थी, एक बालक की जो सीमा थी वो कम थी। तो ये जो वर्गीकरण हुआ या ये जो कमी रही वो किस वजह से रही? तो हमें ये पहचानने में भी आसानी होती है कि बालक का स्तर क्या है। यानी हम शिक्षार्थियों का वर्गीकरण कर सकते हैं कि कौन सा बालक जो है वो मंदबुद्धि बालक है, कौन सा बालक जो है वो कुशाग्र बुद्धि है, ठीक है, कौन सा बालक जो है वो औसत बुद्धि का है, ठीक है, और कौन सा बालक जो है वो बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि का है। यानी हम किसी बालक के अंदर या किसी किन्हीं बालकों के अंदर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? वर्गीकरण उनका कर सकते हैं। उनको हम देख सकते हैं कि कौन सा बालक सीखने में ज़्यादा तेज है, कौन सा औसत बुद्धि वाला है जो औसत तरीके से सीख रहा है। इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वो उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है, यानी उपलब्धि परीक्षण के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, ये तो बात रही उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्यों के बारे में। अब बात करते हैं अपन उपलब्धि परीक्षण के प्रकार के बारे में। तो सामान्यतः उपलब्धि परीक्षण के प्रकार के बारे में बात करेंगे। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार के बारे में। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार, तो सामान्यतः दोस्तों उपलब्धि परीक्षण के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हुआ करते हैं। उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार हुआ करते हैं दोस्तों। एक जो नाम आता है वो नाम आता है दोस्तों अप्रमाणीकृत। कौन सा आता है? अप्रमाणीकृत, जिसको हम अमानकीकृत भी कहते हैं। अमानकीकृत। और दूसरा जो रहता है दोस्तों वो रहता है प्रमाणीकृत। क्या रहता है? प्रमाणीकृत, या जिसको हम मानकीकृत भी कह सकते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण जो होता है दोस्तों उसके प्रकार की बात कर रहे हैं। उसके प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक अप्रमाणीकृत होता है और दूसरा कैसा होता है दोस्तों? प्रमाणीकृत होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों अप्रमाणीकृत की, किसकी बात करें अपन? अप्रमाणीकृत की। अप्रमाणीकृत अगर हम उपलब्धि परीक्षण की बात करें तो ये जो उपलब्धि परीक्षण होता है, ये उपलब्धि परीक्षण जो होता है वो शिक्षक निर्मित होता है। कैसा होता है दोस्तों? ये उपलब्धि परीक्षण जो होता है वो शिक्षक निर्मित होता है। ऐसे परीक्षण में अध्यापक जो होता है वो बालकों की शैक्षिक उपलब्धि जो होता है उनके लिए खुद मापन तैयार करता है। यानी अप्रमाणीकृत जो उपलब्धि परीक्षण होता है, ऐसे परीक्षण जो होते हैं वो शिक्षक निर्मित होते हैं और ये बालकों का स्वयं मापन करता है। बालकों का क्या कर लेता है? स्वयं अपने स्तर पर मापन कर लेता है, अपने स्तर पर मापन कर देता है। ये शिक्षक के द्वारा, खुद के द्वारा, यानी स्वयं के द्वारा निर्मित होते हैं ये, ठीक है, और बालकों का स्वयं अपने स्तर पर ही वो मापन कर देता है। ये परीक्षण जो हैं
ये जो अपने परीक्षण करते हैं ये दोस्तों शीघ्र प्रकाशित किए जा सकते हैं। ये परीक्षण जो होते हैं ये शीघ्र प्रकाशित किए जा सकते हैं, यानी शिक्षक द्वारा स्वयं निर्मित होते हैं, बालकों का वह अपने स्तर पर मापन कर देता है और ये शीघ्र प्रकाशित होने मापन ये शीघ्र जो है वो प्रकाशित होने योग्य होते हैं, इनको शीघ्र ही प्रकाशित किया जा सकता है। ये विश्वसनीय नहीं होते हैं दोस्तों, ये विश्वसनीय नहीं होते हैं, ये विश्वसनीय नहीं होते हैं क्योंकि इसमें शिक्षक की स्वयं की राय ज़्यादा रहती है, स्वयं की राय ज़्यादा रहती है। बालक के बारे में किसी अध्यापक की खुद के द्वारा जो बना लिए गए हैं जिनमें किसी प्रकार की तकनीकी, हाँ यूँ कहें हम दोस्तों कि इसमें किसी प्रकार की तकनीक या वैधता, किसी प्रकार की तकनीक का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी प्रकार की वैधता नहीं होती है, किसी प्रकार की वैज्ञानिकता इसमें नहीं होती है दोस्तों। ये केवल एक शिक्षक अपने स्तर पर किसी बालक को अच्छा या बुरा बता सकता है, अच्छा या बुरा सिद्ध करने के लिए खुद एक अध्यापक ही बना लेता है और बालकों को स्वयं अपने स्तर पर उनका मापन कर देता है। शिक्षक की स्वयं की राय इसमें ज़्यादा होती है। परीक्षण जो होते हैं वो शीघ्र प्रकाशित किए जा सकते हैं, विश्वसनीय नहीं होते हैं, इसलिए इनको अप्रमाणीकृत या अमानकीकृत कहा जाता है। बात करें हम दोस्तों मानकीकृत या प्रमाणीकृत जो उपलब्धि परीक्षण होता है, प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण, किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? बात करेंगे अपन 2 नंबर प्रमाणीकृत के बारे में। प्रमाणीकृत या मानकीकृत, प्रमाणीकृत या मानकीकृत क्या होता है? तो इस प्रकार के जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं ये सबसे पहली बात दोस्तों इसमें मैं आपको पॉइंट के द्वारा बताता हूँ, ये एक तो योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं दोस्तों? योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते हैं। शैक्षिक मापदंड होते हैं, शैक्षिक मापदंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विशेष सांख्यिकीय या वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए हम प्रमाणीकृत या मानकीकृत की बात कर रहे हैं, तो ये योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं। शैक्षिक मापदंडों का इसमें प्रयोग किया जाता है, विशेष सांख्यिकीय या वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात इनमें क्या रहता है, परीक्षण जो होते हैं वो वैध होते हैं और कैसे होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। परीक्षण तो देखिए उपलब्धि परीक्षण का जो दूसरा प्रकार रहता है वो रहता है हमारा कौन सा, प्रमाणीकृत या मानकीकृत जिसको हम कहते हैं। सबसे पहली बात कि ये योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों? इसमें एक योजना का निर्माण किया जाता है, उस योजना के अंतर्गत ही सारा का सारा काम किया जाता है। शैक्षिक मापदंडों का इसमें प्रयोग किया जाता है, विशेष सांख्यिकीय या वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि तकनीकी का इसमें समावेश रहता है, आधुनिक तकनीकी का समावेश इसके अंदर रहता है। उसके अलावा ये जो परीक्षण होते हैं ये पूर्णतः वैध होते हैं, पूर्णतः ये विश्वसनीय होते हैं। किसी भी प्रकार की अध्यापक की राय का इसमें किसी प्रकार का रोल नहीं रहता है, अध्यापक की राय नहीं रहती है, इसमें अध्यापक की राय नहीं रहती है। तो ये जो होते हैं ये प्रमाणीकृत या मानकीकृत इसलिए कहलाते हैं क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते हैं, शैक्षिक मापदंडों का इनमें प्रयोग किया जाता है, विशेष सांख्यिकीय वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है और वैध और ये विश्वसनीय भी होते हैं। बात आगे करते हैं, प्रमाणीकृत जो उपलब्धि परीक्षण होता है इसका निर्माण कैसे किया जाता है। देखिए प्रमाणीकृत जो उपलब्धि परीक्षण होता है इसका निर्माण करना, प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करना। तो जो प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण होता है दोस्तों, तो उसका जो निर्माण होता है उसके निर्माण में 4 सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं दोस्तों? 4 सोपान होते हैं इसके अंदर।
ठीक है, या यूँ कहें कि 4 पद होते हैं इसके अंदर। प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण का जो निर्माण किया जाता है उसके अंदर 4 सोपान होते हैं या 4 उसमें पद होते हैं। किस किस तरीके से उसमें क्या क्या तरीके से उसमें निर्माण किया जाता है वो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इसके सबसे पहले बिंदु की, और सबसे पहला जो होता है वो होता है परीक्षण की योजना बनाना। सबसे पहला बिंदु जो हमारा रहता है वो रहता है इसमें दोस्तों परीक्षण की योजना बनाना। क्या रहता है दोस्तों? परीक्षण की योजना बनाना। सबसे पहला जो इसमें बिंदु रहता है, यूँ कहें सोपान जो होता है वो होता है परीक्षण की योजना। तो इसके अंतर्गत देखिए किसी भी परीक्षण की योजना बनाई जाती है। जब हम किसी बालक का उपलब्धि परीक्षण करते हैं तो उपलब्धि परीक्षण के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले किसी भी हम समाज में रहते हैं, हम शिक्षण कार्य करवाते हैं या हम किसी भी प्रकार का कार्य करवाते हैं, आवश्यक नहीं है कि शिक्षण का ही कार्य करवाया जाए, किसी भी प्रकार का जो कार्य करवाया जाता है या कार्य हम जब करते हैं तो उस कार्य के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों? योजना का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले योजना बनाई जाती है। तो प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण का जब निर्माण किया जाता है तो उसके 4 सोपान रहते हैं। 4 सोपान में सबसे पहला जो सोपान रहता है वो परीक्षण की योजना बनाना, यानी हम किस प्रकार का परीक्षण करने जा रहे हैं उस परीक्षण की हम सबसे पहले योजना बनाते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत दोस्तों हमने एक बहुत बड़ा शब्द कई बार सुन रखा है, ब्लूप्रिंट। क्या सुन रखा है दोस्तों? ब्लूप्रिंट, या हम जिसको हिंदी में नील पत्र के नाम से जानते हैं, नील पत्र। तो सबसे पहले हम योजना बनाते हैं और इस योजना के अंतर्गत हमारा ब्लूप्रिंट या हम जिसको नीलपत्र कहते हैं, इस योजना को हम ब्लूप्रिंट या नीलपत्र ही कहते हैं। यानी योजना जो होती है इस योजना के अंदर नीलपत्र या ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। अब ये ब्लूप्रिंट या योजना नीलपत्र जो हमारी बनाई जाती है दोस्तों, इस ब्लूप्रिंट या नीलपत्र के 3 भाग रहते हैं। कितने भाग रहते हैं दोस्तों? इस ब्लूप्रिंट या नीलपत्र के 3 भाग रहते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो भाग रहता है वो शिक्षण उद्देश्य रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों? शिक्षण उद्देश्य रहते हैं। शिक्षण उद्देश्य डिसाइड किए जाते हैं। उसके बाद में हमारी पाठ्य वस्तु रहती है। क्या रहती है? पाठ्य वस्तु रहती है कि हमारा क्या अध्यापन हमने करवाया। और उसकी तीसरा जो हमारा रहता है वो प्रश्नों के संबंध में निर्णय रहता है। प्रश्नों के संबंध में निर्णय। देखिए कोई भी ब्लूप्रिंट या नीलपत्र जो बनाया जाता है, योजना के अंतर्गत ब्लूप्रिंट या योजना आती है। हमारी जो योजना होती है उसी को हम ब्लूप्रिंट या क्या कहते हैं दोस्तों? नीलपत्र कहते हैं। और ये ब्लूप्रिंट जो बनाया जाता है या योजना बनाई जाती है, इसमें 3 चीज़ें डिसाइड की जाती है। सबसे पहले इसके शिक्षण उद्देश्य डिसाइड किए जाते हैं, शिक्षण उद्देश्य उसमें अंकित किए जाते हैं। उसके बाद में पाठ्य वस्तु डिसाइड की जाती है कि पाठ्य वस्तु क्या रहेगी। और उसके बाद में प्रश्नों के संबंध में निर्णय लिया जाता है, यानी प्रश्न उसमें किस प्रकार के प्रश्न रखे जाएंगे, कौन कौन से उसमें प्रश्न रखे जाएंगे, क्या वो मौखिक होंगे, क्या वो अति लघुत्रात्मक होंगे, क्या वो लघुत्रात्मक होंगे, या किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो इसमें रखे जाएं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी परीक्षण की योजना बनाने के अंतर्गत आता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि ब्लूप्रिंट या नीलपत्र जो होता है वो किस प्रकार के उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है? तो प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है परीक्षण ब्लूप्रिंट जो होता है या यूँ कहें शिक्षण उद्देश्य जो होते हैं, पाठ्य वस्तु जो होती है या प्रश्नों के संबंध में निर्णय लेना जो होता है वो किस प्रकार के उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है? तो प्रमाणीकृत में आता है। और प्रमाणीकृत के किस प्रकार के बिंदु में या सोपान में आता है? तो परीक्षण की योजना से, यानी शिक्षण उद्देश्य, पाठ्य वस्तु और प्रश्नों के संबंध में निर्णय लेना, ये सारे के सारे बिंदु जो होते हैं ये परीक्षण की योजना से अंतर्गत आते हैं, परीक्षण की योजना के अंतर्गत लिए जाते हैं। बात करते हैं हम दूसरे बिंदु के बारे में इसकी। तो दूसरा बिंदु जो रहेगा हमारा, वो दूसरा बिंदु रहता है हमारा दोस्तों, क्या रहता है दूसरा बिंदु? दूसरा बिंदु रहता है प्रश्नों की रचना करना। क्या रहता है दूसरा बिंदु? हमारे उपलब्धि परीक्षण का जो प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण है उसका प्रथम जो हमारा सोपान था परीक्षण की योजना बनाना। परीक्षण की योजना जो है वो ब्लूप्रिंट को ही कहा जाता है, नीलपत्र को कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमारे 3 बिंदु थे, शिक्षण उद्देश्य डिसाइड करना, पाठ्य वस्तु क्या रहेगी और प्रश्नों के संबंध में हम किस प्रकार का निर्णय लेते हैं, किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। ये तीनों के तीनों बिंदु जो है वो परीक्षण की योजना से संबंधित बिंदु माने जाते हैं। 2 नंबर जो हमारा सोपान रहेगा वो आता है प्रश्नों की रचना करना। 2 नंबर हमारा जो बिंदु रहता है वो दोस्तों रहता है प्रश्नों की रचना करना।
परीक्षण की योजना बनाना। परीक्षण की योजना जो बनाई जाती है दोस्तों, उसमें शिक्षण उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, प्रश्नों के संबंध में निर्णय रहता है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं 2 नंबर की, तो आती है प्रश्नों की रचना करना। और प्रश्नों की जो रचना की जाती है वो हमारी परीक्षण की योजना बनाने के पश्चात का कार्य होता है दोस्तों। परीक्षण की योजना बनाने के पश्चात योजना के अनुसार ही परीक्षण में रखने वाले प्रश्नों की रचना की जाती है। हम परीक्षण की योजना बनाते हैं, उस योजना के अंदर हम प्रश्नों के संबंध में निर्णय लेते हैं, उस निर्णय लेने के बाद में ही हम प्रश्नों की रचना करते हैं। तो दूसरा जो हमारा बिंदु रहता है वो रहता है प्रश्नों की रचना करना। तो सामान्यतः परीक्षण में हम जितने प्रश्न अंतिम रूप से डिसाइड करते हैं, प्रश्नों की रचना करने के संबंध में बात ये आती है दोस्तों कि सामान्यतः हम कोई भी परीक्षण करते हैं तो उसमें हमें अंतिम रूप से, जैसे हमें 20 प्रश्न रखने हैं, हमें अंतिम रूप से 20 प्रश्न रखने हैं, तो प्रश्नों की रचना करने में हमारा बिंदु ये रहता है दोस्तों कि जब हम किसी परीक्षण का निर्माण करते हैं तो उस परीक्षण के अंदर हमें प्रश्नों की संख्या डिसाइड करनी होती है। तो जैसे हमें किसी परीक्षा में 20 प्रश्न रखने हैं दोस्तों, तो हम क्या करेंगे कि अंतिम रूप से जो हमें 20 प्रश्न रखने हैं, इन 20 प्रश्नों के दुगने प्रश्न हम तैयार करते हैं। कितने पड़ते हैं? दुगने प्रश्न तैयार करने पड़ते हैं, दुगने प्रश्न तैयार किए जाते हैं। हम प्रश्नों की रचना करते हैं, प्रश्नों की रचना करने के अंदर हम अंतिम रूप से देखते हैं कि अंतिम रूप से हमें कितने प्रकार के प्रश्न रखने हैं। अंतिम रूप से हम जो प्रश्न रखते हैं वो प्रश्न रखते हैं जैसे हम 20, तो हमें दोस्तों दुगने प्रश्न तैयार करने होते हैं, ताकि हम जब प्रश्नों का चयन करें, यानी अंतिम रूप से जब हम प्रश्नों का चयन करें, 20 प्रश्नों का जब हम अंतिम रूप से चयन करें, तो हमारे पास में अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से हमारे पास में एक अवसर रहता है कि हम अच्छे 20 प्रश्न उसमें से निकाल सकें, अच्छे 20 प्रश्न उसमें से निकाल सकें। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नों की जो रचना की जाती है वो अंतिम प्रश्नों के लिहाज से की जाती है कि अंतिम रूप से परीक्षा में हमें कितने प्रश्न रखने हैं, उन प्रश्नों के लिहाज से ही प्रश्नों की रचना की जाती है। और हम जितने प्रश्न अंतिम रूप से रखना चाहते हैं उससे दुगने प्रश्न तैयार किए जाते हैं, ताकि अंतिम रूप से यदि हमें 20 प्रश्न रखने हैं तो हम 39 प्रश्नों में से अच्छे प्रश्नों को उस पेपर में डाल सकें। तो ये था हमारा 2 नंबर बिंदु, जिसमें हमें क्या बताया गया? प्रश्नों की रचना करना। अब बात करते हैं आगे अपन कि इसका जो हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा वो क्या रहता है। तो तीसरा प्रश्न रहता है हमारा दोस्तों प्रश्नों का चयन करना। क्या रहता है? तीसरा हमारा जो इसका सोपान था वो था प्रश्नों का चयन करना। उपलब्धि परीक्षण का जो तीसरा मानकीकृत या प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण जो था हमारा, उसका जो हमारा तीसरा सोपान रहता है वो आता है प्रश्नों का चयन करना। देखिए, प्रश्नों की रचना कर ली हमने। क्या कर लिया दोस्तों? प्रश्नों की रचना कर ली। रचना करने के बाद में हमारा काम रहता है प्रश्नों का चयन करना। देखिए, एक प्रश्न बनाना, प्रश्नों की रचना करना, ये तो काम हुआ हमारा कौन सा? इसके अंतर्गत हमारे दूसरे सोपान के अंतर्गत हमने क्या किया? प्रश्नों की रचना की। अब जो प्रश्नों की हमने रचना की है, हमने जो प्रश्नों को निर्मित किया है, अब उन प्रश्नों की विस्तृत जांच की जाती है। इसके अंदर क्या की जाती है दोस्तों? विस्तृत जांच की जाती है। क्या की जाती है? विस्तृत जांच की जाती है। ठीक है, अगर आवश्यकता हो तो सुधार किया जाता है, और फिर अंतिम रूप से प्रश्नों को अंतिम परीक्षण में शामिल किया जाता है। यानी पहले विस्तृत रूप से उसकी जांच की जाती है, उसके बाद में आवश्यकता हो तो उनमें सुधार किया जाता है, और अंतिम रूप से प्रश्नों को परीक्षण में शामिल किया जाता है। परीक्षण में शामिल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब कई बार बात आती है दोस्तों कि ये जो जांच होती है, हम ये विस्तृत जांच जो करते हैं, तो देखिए, किसी भी प्रश्न की जो रचना की जाती है, उस प्रश्न की रचना करने के दौरान उसकी जो जांच की जाती है वो 2 तरीके से की जाती है दोस्तों। एक तो उसकी सामान्य जांच होती है। ये जो विस्तृत जांच की हम बात कर रहे हैं, ये जांच भी जो होती है ये 2 प्रकार से होती है।
दो प्रकार से जांच, दो प्रकार से जांच की जाती है। अब पहली जो जांच होती है वो होती है दोस्तों सामान्य जांच। कैसी जांच होती है? पहली जो जांच रहती है वो होती है सामान्य जांच, और दूसरी जो जांच रहती है वो होती है दोस्तों तकनीकी जांच। तकनीकी जांच। तो सामान्य जांच जो आती है, इस सामान्य जांच के अंतर्गत आती है दोस्तों भाषा या व्याकरणीय अशुद्धियां, व्याकरणीय अशुद्धियां या कई बार प्रश्न जो होते हैं उनकी पुनरावृत्ति हो जाती है। ठीक है, ये ऐसी भाषा से संबंधित प्रश्न की जो भाषा होती है, प्रश्न की भाषा, व्याकरणीय अशुद्धियां जो आ जाती हैं, या कई बार प्रश्न जो होता है उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, दोहराव आ जाता है उसमें। ठीक है, दो बार आ जाते हैं प्रश्न, तो ऐसी जो जांच होती है वो सामान्य जांच के अंतर्गत आती है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं तकनीकी जांच की। तो तकनीकी जांच जो होती है वो सांख्यिकीय पद्धति को अंतर्गत ध्यान में रख के की जाती है। सांख्यिकीय पद्धति युक्त की होती है, ये सांख्यिकीय पद्धति युक्त होती है। इसमें पद विश्लेषण किया जाता है, किसी भी प्रश्न का पद विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? तकनीकी जो जांच होती है उसमें सांख्यिकीय पद्धति होती है, पद विश्लेषण किया जाता है, या हम यूं कह सकते हैं इसमें कि तकनीकी जो जांच होती है उसमें किसी भी प्रश्न की कठिनाई स्तर को जांचा जाता है। क्या जांचा जाता है दोस्तों? कठिनाई स्तर को मापा जाता है, या प्रश्न में विभेदन क्षमता को जांचा जाता है, यानी विभेद करना या विभेदन क्षमता जो होती है उसको जांचा जाता है। कठिनाई स्तर, किसी प्रश्न का कठिनाई स्तर क्या है, या वो किस लेवल के विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है या नहीं है, बच्चा जो क्लास में पढ़ने वाला है उसका लेवल जो होता है वो ये तकनीकी जांच का प्रश्न ही डिसाइड करता है। यानी जांच जो होती है, सामान्य जांच भाषा की अशुद्धता है, किसी प्रकार की व्याकरणिक अशुद्धता है, प्रश्न कई बार दो बार तो नहीं आ गया है, उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं हो गई है, ऐसी सामान्य जो जांच होती है वो जांच आती है हमारी सामान्य जांच के अंतर्गत। तकनीकी जांच जो होती है वो तकनीकी जांच किसी भी प्रश्न का विश्लेषण करती है। उस विश्लेषण के अंतर्गत उसकी सांख्यिकीय पद्धतियों को मद्देनजर रखते हुए उसका कठिनाई स्तर क्या है, किस प्रकार का बालक उसको अटेम्प्ट कर पाएगा, किस प्रकार का बालक उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, या बालक उसको अटेम्प्ट करेगा तो कितने समय में उसको कर सकता है। इस प्रकार के जो कठिनाई स्तर वाले जो मैटर होते हैं दोस्तों वो आते हैं तकनीकी जांच के अंतर्गत। तो प्रश्नों के चयन के अंदर हमने तीन बातें पढ़ी कि सबसे पहले हम रचना करते हैं प्रश्नों की, उन रचनाओं की हम विस्तृत जांच करते हैं। ये विस्तृत जांच जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो सामान्य जांच होती है दोस्तों, दूसरी तकनीकी जांच होती है। सामान्य जांच के अंदर हम किसी भी प्रकार के प्रश्न में भाषाई अशुद्धता है, किसी प्रकार की व्याकरण से संबंधित अशुद्धता है, उसमें किसी प्रकार की पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है, प्रश्न दो बार तो नहीं आ गया है, दोहराव तो नहीं हो रहा है, इस प्रकार की जो जांच है वो सामान्य जांच के अंतर्गत आती है। उसके बाद में इसकी दूसरी जांच की जाती है जिसको हम तकनीकी जांच के नाम से जानते हैं। तकनीकी जांच जो है वो किसी भी बालक के पेपर से संबंधित, प्रश्न से संबंधित कठिनाई स्तर को नापते हैं, उनमें विभेदन करते हैं, यानी किस प्रकार का बालक जो है, बालक प्रश्न में विभेद को समझ पाएगा या नहीं पाएगा, यानी हम पेपर में प्रश्न डाल रहे हैं, प्रश्न के अंतरों को वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। इस प्रकार की जांच जो होती है वो तकनीकी जांच के अंतर्गत आती है। बात करते हैं अंतिम रूप से अपने परीक्षण में मूल्यांकन करना। हमारा जो चौथा सोपान था वो चौथा सोपान जो है हमारा वो रहेगा दोस्तों हमारा परीक्षण का मूल्यांकन करना। 4 नंबर जो हमारा सोपान रहता है वो क्या रहता है? परीक्षण का मूल्यांकन करना। क्या रहेगा दोस्तों? परीक्षण का मूल्यांकन करना। परीक्षण का मूल्यांकन करना। तो परीक्षण का जो मूल्यांकन करना है उसके अंदर क्या आता है दोस्तों? उसके अंतर्गत आता है हमारा, सबसे पहले तो हम परीक्षण का मूल्यांकन करना चौथे सोपान की बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बात कर लें कि ये उपलब्धि परीक्षण का अंतिम चरण है। उपलब्धि परीक्षण का अंतिम चरण होता है। इस
इस चरण में किसी भी परीक्षण का मूल्यांकन किया जाता है। अब मूल्यांकन किस माध्यम से किया जाता है? उस परीक्षण की विश्वसनीयता को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? विश्वसनीयता को देखा जाता है, उसकी वैधता को देखा जाता है, उसकी वैज्ञानिकता को देखा जाता है, उसकी वैज्ञानिकता को देखा जाता है तथा शैक्षिक मानकों को देखा जाता है। देखिए, किसी भी परीक्षण का हमने निर्माण किया, अभी किसी भी परीक्षण का हमने निर्माण किया। अब इस परीक्षण का हमने मूल्यांकन किया किस आधार पर दोस्तों? विश्वसनीयता के आधार पर। किस आधार पर किया दोस्तों? विश्वसनीयता के आधार पर, वैधता के आधार पर, कि वो जो परीक्षण था वो शैक्षिक मानकों के आधार पर वैध है या नहीं, वो शैक्षिक मानकों के आधार पर विश्वसनीय है या नहीं, शैक्षिक मानकों के आधार पर वो वैज्ञानिक है या नहीं, उसमें तकनीकी का समुचित प्रयोग किया गया है या नहीं। तो ये उपलब्धि परीक्षण का अंतिम बिंदु होता है, अंतिम सोपान होता है, जिसमें हम परीक्षण का मूल्यांकन करते हैं और वो मूल्यांकन जो होता है वो उस परीक्षण की विश्वसनीयता को देखा जाता है। हम हमारे शैक्षिक परिदृश्य के अंदर, शैक्षणिक व्यवस्था के अंदर हमारी जो विश्वसनीयता होती है उसकी जो जांच होती है वो सही है या नहीं है, उसी प्रकार वो वैध है या नहीं है, वो वैज्ञानिकता से भरा हुआ है या नहीं, इसमें सभी प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया गया है या नहीं, या शैक्षिक मानक जो भी हैं हमारे समाज में, शैक्षिक जो वातावरण बनाया गया है, शैक्षिक जो परिदृश्य बनाया गया है, उस शैक्षिक परिदृश्य के अंदर हमें बहुत सारे मानक प्रदान किए गए हैं, एक तकनीक हमें दी गई है, एक सूचकांक हमें दिया गया है, इस प्रकार का सूचकांक हमें शैक्षिक परिदृश्य के अंदर प्रयोग करना है। तो वो शैक्षिक मानक जो हमें दिए गए हैं, वो शैक्षिक बिंदु जो दिए गए हैं, उनके ऊपर वो परीक्षण खरा उतरता है या नहीं, उसका मूल्यांकन करना ही इस उपलब्धि परीक्षण का अंतिम बिंदु होता है, जिसे परीक्षण का मूल्यांकन करना कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा उपलब्धि परीक्षण था। उपलब्धि परीक्षण के अंदर आज हमने उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, उसके क्या क्या सोपान रहते हैं, उसके क्या उद्देश्य रहते हैं, कुछ विद्वानों की हमने परिभाषाएं देखी। तो आज का जो बिंदु था हमारा वो उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करना था। भाषा के अंदर उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, आज हमने वो ज्ञान प्राप्त किया है। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। आगे की जो कक्षाएँ हैं उनमें हम हिंदी से संबंधित हमारे जो आगे के विषय रह जाते हैं, टॉपिक रह जाते हैं, उनके बारे में और ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप इसी प्रकार से अतुल्य आर्यस के साथ में जुड़े रहें। इसी प्रकार से हम आपके लिए नई रीट की जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बिल्कुल फ्री में जो ये रीट की क्लासें मिल रही हैं वो इसी प्रकार से मिलती रहें। आज के लिए धन्यवाद।